Good morning, students. As we know that we are learning fifth chapter of Introduction to International Relations, the concept of national interest. In first part, we discussed the nature, the definitions, and the types of national interest. Today, we have the methods to secure the national interest. तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है मेथड्स और वेज और मींस फॉर सिक्योरिंग द नेशनल इंटरेस्ट। जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं वो किन तरीकों से जो है वो रियासतें जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं। तो देर आर जो है वो 5 methods बाय विच द स्टेट्स प्रोटेक्ट और सिक्योर देयर नेशनल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले डिप्लोमेसी, और second is propaganda, third is economic methods, fourth is alliance and treaties, and fifth is coercive measures या means। तो ये 5 तरीके हैं जिनसे जो है रियासतें अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट भी करती हैं और सिक्योर भी करती हैं। तो आए वन बाय वन करके इन पांचों को पढ़ते हैं। तो पहला जो है वो डिप्लोमेसी है। तो डिप्लोमेसी हमें पता है कि डिप्लोमेसी इज एन आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। तो डिप्लोमेसी जो है वो अहम फैक्टर है अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करना। फर्स्ट पॉइंट इज डिप्लोमेसी इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मीन्स फॉर सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट। it is through diplomacy that foreign policy of nations travels to other nations। तो, तो पहले पॉइंट में ये कह रहा है कि डिप्लोमेसी मीन्स नेगोशिएशन जो है कंट्रीज के दरमियान जो है वो बेसिकली इसलिए होते हैं ताकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को टॉक्स एंड डायलॉग के थ्रू जो है वो प्रोटेक्ट करें। और सेकंड डिप्लोमेसी जो है वो फॉरेन डिप्लोमेसी की वजह से जो है वो फॉरेन पॉलिसी है वो दूसरे मुल्कों तक जो है वो पहुंचती है। और आपको जहन में रखना चाहिए, हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि फॉरेन पॉलिसी जो बनती है वो नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे बनती है। थर्ड पॉइंट इज इट सीक्स टू सिक्योर द गोल्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो डिप्लोमेसी जो है नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो सिक्योर करने का एक तरीका होता है। Diplomats establish contacts with the decision makers and diplomats of other nations and conduct negotiations for achieving the desired goals and objective of national interest of their nations। तो जिस तरह सोल्जर्स को तैयार किया जाता है, ट्रेन किया जाता है फाइट करने के लिए, इसी तरह डिप्लोमेट्स को तैयार किया जाता है फॉरेन सर्विसेज में, फॉरेन ऑफिस में नेगोशिएशन, डायलॉग और बातचीत करने के लिए। तो ये डिप्लोमेट्स जो हैं वो डिप्लोमेसी करते हैं, टॉक्स करते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं, मीटिंग करते हैं, दूसरे डिसीजन मेकर लीडर और डिप्लोमेट से मिलते हैं, उनसे नेगोशिएशन करते हैं, टॉक्स करते हैं ताकि अपने जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव हैं उनको जो है वो सिक्योर कर सकें। द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी involves the presentation of goals and objectives of national interest in such a way as can persuade others to accept these as just rightful demands of the nation। तो डिप्लोमेसी है ही बातें करना, लड़ाई तो नहीं की जाती। तो तो डिप्लोमेसी में सक्सेसफुल डिप्लोमेट वो होता है जिसको बात करने आती हो, जो अपने अपोनेंट को जो है वो कन्विंस करने आता हो। तो अगर वो कन्विंस कर लेगा अपने अपोनेंट को तो वो सक्सेसफुल हो जाएगी और वो ट्रीटी और पैचअप जो है उन कंट्रीज के दरमियान हो जाएगी। So diplomats use persuasion and threats, rewards, and the threats of denial of rewards as the means for exercising power and securing goals of national interest as defined by the foreign policy of their nation। तो कभी कभी डिप्लोमेट्स जो हैं वो थ्रेट भी देते हैं, जो रिवॉर्ड्स भी देते हैं। कभी कभी जो रिवॉर्ड्स दूसरी वीकर कंट्रीज को जो है वो देते हैं वो स्नेच वो उनको स्नेच करने के लिए जो है वो थ्रेट करते हैं। तो एक फोर्स भी जो है वो एग्जर्ट करते हैं डिप्लोमेट्स बातों के थ्रू ही, लेकिन हाँ जो है वो फोर्स एग्जर्ट करते हैं ताकि वो जो अपोनेंट है वो बात जो है वो मान जाए और अब कंट्री के जो है वो नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर हो सके। Diplomatic negotiations constitute the most effective means of conflict resolution and for reconciling the divergent interest of the state। 21st सेंचुरी में अगर नेशनल इंटरेस्ट को बेहतर तरीके से जो है वो सिक्योर और गार्ड करना है तो वो डिप्लोमेसी है। इसके अलावा और कोई जो है वो चीज़ नहीं। वॉर
जो है किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन डिप्लोमेसी जो है वो सोल्यूशन होता है कि आप वॉर करके बाद में भी टेबल पे बैठना है, नेगोशिएशंस और टॉक्स करनी है, और वॉर से पहले भी जो है आप इफेक्टिव डिप्लोमेसी करके जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है फुलफिल कर सकते हैं। और म्यूचुअल give and take, accommodation and reconciliation diplomacy tries to secure the desired goals and objective of national interest. तो अपोनेंट को सुनना, उनकी बातों को सुनना, उनके नेशनल इंटरेस्ट को देखना, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना, अकोमोडेट करना, कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना, तो ये सक्सेसफुल डिप्लोमेसी का जो है एक तरीका होता है, मेथोडोलॉजी होती है, जिससे डिप्लोमेट जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर रखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। सेकेंड इज प्रोपेगेंडा। तो बहुत सारी रियासतें अगर अपोनेंट होती हैं, जैसे सपोज करें इंडिया और पाकिस्तान है, तो दोनों की लॉबीज हैं, अमेरिका में भी है, यूके में भी है, यूरोप में भी है। तो वो जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, जो बहुत सारी रियासतें जो है वो झूठ भी बोलती हैं, फॉल्स फ्लैग जो है वो इवेंट्स करके जो है एक दूसरे पे इल्ज़ाम भी लगाती हैं, और जो जो एक दूसरे की नेशन है उनको भड़काने की कोशिश भी करती हैं बहुत सारी रियासतें। तो इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। Propaganda is a systematic attempt to affect the mind's emotions and actions of a given group for a specific public purpose. तो प्रोपेगेंडा ये होता है, ये पहली बात तो ये सिस्टमेटिक होता है। आज जिसको हम फिफ्थ जनरेशन वॉर कहते हैं, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अवाम में जो है अपने इदारों के खिलाफ जो है वो हेटर्ड जो है वो कायम करना, अपने हुकूमत के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ जो हमारा दुश्मन मुल्क करता है हमारे मुल्क में, तो ये बेसिकली प्रोपेगेंडा ही होता है। आज तो ईजी है, सोशल मीडिया है, it is directly addressed to the people of other states and its aim is always to secure the self interest। तो कह रहा है कि हमेशा प्रोपेगेंडा का जो टारगेट होता है वो अपोनेंट जो कंट्री होता है उसकी आवाम होता है, उसकी आवाम होती है, और उस आवाम तक जो है अपने मुल्क की जो है वो बात पहुंचाने के लिए, तो ये एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट which are governed exclusively by the national interest of the propagandist। और जो प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं वो इसलिए प्रोपेगेंडा करते हैं ताकि अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर कर सकें। The revolutionary development of means of communication, internet, in the recent times has increased the scope of propaganda as means for the securing support for the goals of national interest। तो जिस तरह मैंने कहा कि आज जो हमारे पास जो टूल्स हैं, जो इंटरनेट है, जो मोबाइल है, जो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर, दूसरी चीज़ें, तो ये आज आज की दुनिया में जो है प्रोपेगेंडा करना जो है वो बहुत आसान है, और रियासतें करती हैं एक दूसरे के खिलाफ यूज कर। थर्ड जो है वो मीन्स ऑफ इकोनॉमिक मीन्स है, जिससे जो है रियासतें अपने इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर करती हैं। तो the rich and developed nations use economic aid, loans as the means for securing their interest in international relations। तो जो जो पावरफुल कंट्रीज होती हैं वो एड देती हैं, लोन देती हैं वीकर इंटरेस्ट को, ताकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो सिक्योर कर सकें। The existence of a very wide gap between the rich and poor countries provides a big opportunity to the rich nations for promoting their national interests vis-a-vis the poor national interest। poor nations कह रहा है कि जो गैप है स्ट्रॉन्ग कंट्रीज के दरमियान और वीकर कंट्रीज के दरमियान, तो वो गैप को जो है वो वो एक अपॉर्चुनिटी है रिच कंट्रीज के लिए, क्योंकि रिच कंट्रीज जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए कभी IMF यूज करते हैं, कभी लोन देती हैं, कभी एड देती हैं। तो जो वीकर स्टेट्स होते हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं होता सिवाय एक्सेप्ट करने के, तो वो उस हिसाब से जो है वो स्ट्रॉन्ग नेशन जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है फुलफिल करते हैं। The dependence of poor and low developed nations upon the rich and developed nations for the import of industrial goods, technological know-how, foreign aid, armaments, for selling raw materials has been responsible for strengthening the role of economic instrument of foreign policy। तो ये सारा कुछ जो डेवलप नेशंस करती हैं, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई हैं, तो ये सारे नेशनल इंटरेस्ट में आती हैं।
पुअर जो है वो डिपेंडेंट होते हैं रिच कंट्रीज के ऊपर, और वो रिच कंट्रीज के इस तरह जो टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंडस्ट्रीज के थ्रू, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू, फॉरेन एड के थ्रू, आर्मामेंट के थ्रू, मटेरियल के थ्रू जो है वो 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 एक्सप्लॉइट करती हैं वीकर कंट्रीज को. इन दिस era of globalization, conduct of international economic relation has emerged as a key means of national interest. तो आज जिस जमाने को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, तो बहुत सारे जो यार स्कॉलर्स हैं, थियरिस्ट हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, वो समझते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन बेसिकली गरीबों के लिए कुछ नहीं है, एक जाल है जो रिच और अमीर कंट्रीज हैं जिनके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो उनके लिए एक जो है वो एक प्लॉय है, एक जो है चाल है जो आसानी से जो है वो फ्री ट्रेड करती है गरीब मुल्कों में. फोर्थ है अलायंस एंड ट्रीटीज. अलायंस मतलब ग्रुप बनाना, फिर जो है वो ट्रीटीज करना, मुहायदे करना. अलायंस बेसिकली ये होता है, जैसे नेटो समझ लें आप, जैसे वार्सा पैक्ट समझ लें, जैसे सेंटो सीटो समझ लें, ऐसी बहुत सारी रियासतें होती हैं कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाती हैं, चाहे वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें शमूलियत करती हैं, उसमें मेंबरशिप लेती हैं ताकि उनके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो सिक्योर हो सकें. तो ट्रीटीज जो जब वो उन 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 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करती हैं, तो उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको वो फॉलो करते हैं, वो मुहायदे पैक्ट्स और ट्रीटीज करती हैं, उस हिसाब से जो है उस अलायंस में तो अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर करती हैं. तो alliances and treaties are concluded by two or more states for securing their national interest. तो ट्रीटीज और जो अलायंसेज होते हैं दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान होते हैं. दिस डिवाइस इज मोस्टली यूज फॉर सिक्योरिंग आइडेंटिकल एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट. तो अलायंस बनाना और ट्रीटीज करना वो जो बेसिकली आइडेंटिकल और कॉम्प्लीमेंट्री जो इंटरेस्ट होते हैं उनको सिक्योर करने के लिए बनाए जाते हैं. However, even conflictual interest may lead to alliances and treaties with like-minded states against the common rivals or opponents. तो जो जहाँ जिन रियासतों के दरमियान कॉमन कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होते हैं, तो डिफरेंट ग्रुप में चले जाते हैं. अगर वो कम्युनिस्ट है तो सोवियत यूनियन ग्रुप में चले जाएंगे, अगर वो कैपिटलिस्ट है तो वो जो नेटो और जो यूएसए की जो ग्रुप है उसी में चले जाएंगे. तो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट पर जो है अपने लाइक माइंडेड जो इंटरेस्ट होते हैं उन ग्रुप में अलायंस बना के जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है वो लड़ते हैं और नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करते हैं. Alliances and treaties make it a legal obligation for the members of alliances or signatories of treaties to work for promotion of agreed common interest. के अलायंस जब बनते हैं, जब ट्रीटीज बनती हैं, तो उन मुआहदात में जो है वो सिग्नेचर्स होती हैं रियासतों के दरमियान, तो वो रियासतें जो है वो लीगली बाइंड हो जाती हैं उस ट्रीटी को जो है अपहेल्ड करने के लिए. The alliances may be concluded for serving a particular specific interest or for securing a number of common interests. The nature of an alliance depends upon the nature of interest which is sought to be secured. तो ये कह रहा है कि अलायंसेस इसलिए बना जाते हैं ताकि वो स्पेसिफिक या जनरल या कॉमन इंटरेस्ट जो है सिक्योर हो सके. तो वो हो सकते हैं वो इंटरेस्ट जो है वो अलायंस जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड भी हो. बहुत सारे अलायंसेस जो है वो मिलिट्री अलायंसेस होते हैं, बहुत सारे अलायंसेस जो हैं वो जियो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस होते हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट अलायंसेस जो हैं वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देख के बनाए, बहुत सारे जो अलायंसेस हैं वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ या रिलीजन को देख के, जैसे OIC बना हुआ है, तो ऐसे जो है वो अलायंसेस बनाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट को. तो ये अलायंसेस जैसे नेटो है, सीटो है, सेंटो है, आंजूस था कभी, तो ये अलायंसेस, ये सारे जितने भी नाम हैं ये मिलिट्री अलायंसेस हैं. तो अलायंसेस एंड ट्रीटीज आर जस्ट पॉपुलर मीन्स फॉर सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मेथडोलॉजी है टू गार्ड और सिक्योर द नेशनल इंटरेस्ट. तो फिफ्थ जो मेथड है नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो है कोर्सिव मेजर्स. कोर्सिव मेजर्स दो तरीके के होते हैं, एक सॉफ्ट कोर्सिव मेथड्स होते हैं और दूसरा हार्ड कोर्सिव मेथड्स होते हैं. So coercive methods are also adopted to protect and promote national interest of the country. International law also recognizes
recognizes coercive means short of war as the methods that can be used by states for fulfilling their desires, goals and objectives. तो ये जो कोर्स मेजर्स होते हैं ये नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और इनको जो है इंटरनेशनल लॉ भी जो है वो रिकग्नाइज करता है कि वॉर से जो है वो रियासतें बच जाए, और क्या है उससे पहले जो है चाहे वो सॉफ्ट मेथड हो या हार्ड मेथड हो वो यूज़ करके जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट गेन कर सकें. अभी हम पढ़ेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोर्सिव मेथड्स. So one is soft coercive methods and second is hard coercive methods. तो फर्स्ट जो सॉफ्ट coercive methods आते हैं उनमें इंटरवेंशन है, मुदाखलत करना किसी कंट्री के मामलात में या दो कंट्रीज के मामलात में, नॉन इंटरकोर्स करना, एक दूसरे से रिलेशनशिप डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म कर देना, एम्बार्गोस एक दूसरे की अशिया पे जो है वो एम्बार्गो लगाना, बाइकआउट करना, हम बाइकआउट्स किसी की चीज़ों का प्रोडक्ट का बाइकआउट करना, रिप्रासल्स जो है वो रिप्रासल्स मतलब ये होता है कि जैसे जैसे दूसरे स्टेट्स ने बिहेवियर रखा है, ट्रीट किया हुआ है, तो आप भी जो है वैसा उनके साथ बिहेवियर रखें. रिटेलिएशन जवाब देना, सेवरेंस ऑफ रिलेशन मतलब कतई ताल्लुक कर देना, एंड स्पेसिफिक बायोसाइड्स या कोई मखसूस मेडिसिन हैं जो पोर्ट और बंदरगाह पे उतरती हैं तो उनका बाइकआउट करना, उनको ब्लॉक कर देना. तो ये सारे जो हैं वो सॉफ्ट कोर्सिव मेजर्स में जो है वो आते हैं, जिससे जो है वो अपना स्टेट जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर करते हैं. दूसरे हार्ड कोर्सिंग मेथड्स include war and other forms application of physical forces such as terrorism and support to guerrilla warfare. कोर्सिव मेथड्स ये हैं कि या आप डायरेक्ट वॉर करें या जो उस लैंड की फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट, जो बेलिजरेंट फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट करना, या टेररिज्म है या गोरिल्ला वॉरफेयर है उसको सपोर्ट करना. तो ये सारे नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो सिक्योर करने के लिए तो स्टेट जो है एक दूसरे के अपोनेंट के लिए अपोनेंट जो होती हैं वो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो हार्ड कोर्सिंग मेजर्स यूज़ करती हैं. The experience has shown that when country fails to protect its national interest through soft, coercive measures, it does not hesitate to go towards the war for same purpose. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये वाज़ेह है कि जब रियासतें सॉफ्ट कोर्सिव मेजर्स के मेथड से जो है तरीके से जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर नहीं कर पाती तो वो फिर हार्ड कोर्सिव मेजर्स की तरफ जाती हैं टू प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट. तो आज हम नेशनल इंटरेस्ट का चैप्टर हमने कंप्लीट किया. जो फिफ्थ चैप्टर था उसका ये सेकंड जो है वो टॉपिक था, और पार्ट टू आप कह लें तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है, और ये भी चैप्टर इसके साथ जो है पूरा ख़त्म होता है, फिफ्थ चैप्टर इन इंट्रोडक्शन टू आई आर. अल्लाह हाफिज़.